नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने चुंबक से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी हैं और उन भौतिक राशियों के मध्य संबंध पढ़ा है ना साहब। अब इसके बाद हमें पदार्थों के चुंबकीय गुण पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पदार्थों के चुंबकीय गुण। क्लियर है ना साहब। अब इसमें बात को ध्यान से समझिए, थ्योरेटिकल टॉपिक है। वैज्ञानिक फेराडे ने विभिन्न पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर पदार्थों के व्यवहारों का अध्ययन किया। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, यहां पे जोर देने वाली बात यह है कि पदार्थ जो व्यवहार प्रेक्षित कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र में कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र से परे नहीं कर रहा। तो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर पदार्थों के देखे गए व्यवहारों के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिज्म, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिज्म और लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिज्म है ना। तो ये पदार्थ तीन प्रकार के हैं। अब अपने को दो हिस्सों में बात पढ़नी है। पहले तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थों के गुण पढ़ने, ये पहला पार्ट रहेगा। दूसरे पार्ट में इन गुणों के मूलभूत कारण क्या हैं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ना, अंग्रेजी में इसे डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं, है ना। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, ये अंग्रेजी वर्जन है। अब सब इसमें पहले प्रतिचुंबकत्व किसे कहते हैं या प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने से इन पदार्थों पर कार्यरत चुंबकीय बल उच्च तीव्रता से निम्न तीव्रता की ओर कार्य करता है। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब कमोबेश बात ये ज्यादा बेटर है कि आप ये ध्यान रखें कि सब जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे पारा है, मरकरी, तांबा है, कॉपर, पानी है, NaCl है, आदि इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है सब, ऐसे पदार्थों को अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इनका गुण है ना, तो मैं इस तरह से सेपरेट कर देता हूं क्योंकि मेरे को अनुचुंबकीय भी पढ़ाना है और लोह चुंबक भी पढ़ाना है। तो इस तरह से सेपरेट कर देते हैं कि अपन मैनेज करें। चलो देखो, कोशिश करता हूं मैं। अब गुण में साहब 4 गुण तो मैं चित्रों से दिखा देता हूं और बाकी फिर अलग से अपन लिखेंगे, है ना। जैसे अपन ने ये गुण को 1 2 3 से कर देना। ये साहब एक पदार्थ है जिसको किसी पात्र में रख रखा है, फुल ऐसे समतल, ऊपर तक समतल भर दिया। लेकिन जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे, ये जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र लगा दिए, एन को लाना भी चुंबकीय क्षेत्र लगाना है और एस को लाना भी
चुंबकीय क्षेत्र लगाना है। तो जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे, इस पदार्थ की प्रवृत्ति आपको ये दिखाई देगी कि ये ध्रुवों से हटकर मध्य में एकत्रित होने लगेगा। स्वाभाविक है, ध्रुवों से हटकर मध्य में एकत्रित हो रहा है, तो ये पदार्थ अनुचुंबकीय या चुंबक के प्रति आकर्षित होने वाला पदार्थ तो नहीं है। ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने वाला पदार्थ है, इसीलिए इसका नाम प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। तो एक गुण तो साहब आपको इससे प्रेक्षित हो रहा है। नंबर 2 है ना, दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ लिक्विड फॉर्म में है, ये जैसे अपन एक लिक्विड फॉर्म दिखा रहे हैं, ये अपन ने ट्यूब ले ली, यू इसका आकार है, ये अपन ने ट्यूब दे ली, ठीक है साहब। इससे तो अपन जानते हैं कि कोई भी लिक्विड अगर अपन ट्यूब में रखेंगे तो उसका दोनों तरफ स्तर समान ही रहेगा, लेकिन अब अपन एक तरफ या एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करके दिखाते हैं, ये N और ये S। अगर पदार्थ प्रतिचुंबकीय है तो स्वाभाविक रूप से ये चुंबक से दूर हट जाएगा, यानी इस ओर प्रतिचुंबकीय द्रव का लेवल घट जाएगा और दूसरी ओर बढ़ जाएगा, है ना सर। ये भी प्रतिचुंबकत्व के व्यवहार को दर्शाता है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये सब कभी कभार पूछ ले तो पूछ ले, अपन तो अपनी तैयारी रखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये गुणों को जिनको चित्र से बता सकते हैं उनको चित्र। अब इसमें आपने कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ लटकाया, ये सब हैंग करके दिखा रहे हैं अपन, ये प्रतिचुंबकीय। अगर पदार्थ चुंबक के प्रति आकर्षित होने वाला पदार्थ होता तो डेफिनेटली ये क्षैतिज हो जाता, लेकिन ये पदार्थ सिमट गया का मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, बल्कि प्रतिकर्षित, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गया, वरना तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होना चाहिए था। चौथी प्रॉपर्टी है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी में अपन ने जैसे चुंबकीय बल रेखाओं को दिखा दें। अब ये N और S, ऐसे तो आप इन दोनों के बीच में चुंबकीय बल रेखाओं को समांतर दिखाएंगे, लेकिन अगर अपन इसमें बीच में ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख देते हैं, ये अपन ने रख दिया प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना। प्रतिचुंबकीय पढ़ रहे हैं, पर पहले गुण पढ़ रहे हैं, वजह इनकी व्याख्या बाद में, है ना। तो ऐसे तो बल रेखाएं समांतर गुजरती, लेकिन आपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ बीच में रख दिया तो ये बल रेखाएं इससे दूर हट जाएंगी, दूर हटती हुई दिखेंगी, यानी पदार्थ चुंबक के प्रति या पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो सब प्रति चुंबकीय या चुंबकत्व लिख देता हूं शॉर्ट में ना। तो आप देखो, ये प्रतिचुंबकत्व, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ये भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और ये भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो 4 गुण तो आप ऐसे चित्र से देख पा रहे हैं, जिससे आपको प्रकट हो रहा है कि वास्तव में जिस पदार्थ को भी दर्शाया जा रहा है वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर उच्च तीव्रता से निम्न तीव्रता की ओर विस्थापित होता है। क्लियर सर। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी से, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता या प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय पारगम्यता म्यू, ये μ0 से कम होती है। पदार्थ प्रतिचुंबकीय, इसलिए उसकी चुंबकीय पारगम्यता μ0 से कम है, यानी μ/μ0 <1। अपन जानते हैं माध्यम में चुंबकीय पारगम्यता तथा निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता के अनुपात को
आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी से भी अपन बता रहे हैं। चौथा या सॉरी 6 नंबर में जैसे चुंबकीय या प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, काई, जिसको अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऋणात्मक है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई अल्प है, अल्प होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऋणात्मक है। यानी ये पदार्थ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। लास्ट ले लेते हैं ना, 7वीं प्रॉपर्टी चुंबकन तीव्रता कैपिटल आई। ये भी आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। चुंबकन तीव्रता कैपिटल आई प्रति चुंबकीय पदार्थों की अल्प होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्प है तो आकर्षित होता होगा, लेकिन चुंबकन क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है साहब। तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकन क्षेत्र को सपोर्ट ही नहीं करती, तो चुंबकीय क्षेत्र से या चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागने वाली चीज है। तो ये तो सब प्रॉपर्टी होगी। कुछ पदार्थ जो मैंने आपको कहा, तांबा है, पानी है, पानी, तांबा, NaCl है, पारा है, 1-2 नाम याद रख लेना, थोड़ा सा और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये तो वह सब प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण से संबंधित बातें, इतने सफिशिएंट। हालांकि अपन 1-2-4 और लिख सकते हैं, लेकिन वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना। अब सब आ जाओ नंबर 2 यानी बी। अब बी की बात करें, अणु चुंबकीय पदार्थ, अणु चुंबकीय पदार्थ, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबक को, अनुचुंबकित को कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो हम जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, जिन पदार्थों की बात कर रहे हैं, वो पैरामैग्नेटिक है ना। हिंदी में कहें तो अनुचुंबकीय पदार्थ है ना। पहले डेफिनेशन दे देते अपन सिंपल। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में अल्प आकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित नहीं बल्कि अल्प आकर्षित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर उत्पन्न चुंबकीय बल या उत्पन्न अल्प चुंबकीय बल निम्न से उच्च तीव्रता की ओर कार्य करता है। तो सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ में तो आप देख रहे थे कि पदार्थ उच्च तीव्रता से निम्न तीव्रता की तरफ विस्थापित हो रहा है, जबकि इसमें निम्न से उच्च तीव्रता की ओर पदार्थ विस्थापित हो रहा है। इसका मतलब ये पदार्थ चुंबक से आकर्षित होते हैं, भले ही ज्यादा नहीं होते हो, अल्प आकर्षित होते हैं। क्लियर? तो सब वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में अल्प आकर्षित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के कारण अल्प चुंबकीय बल निम्न से उच्च तीव्रता की ओर कार्य करता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे द्रव ऑक्सीजन है, द्रव ऑक्सीजन के अलावा क्यूप्रिक क्लोराइड है, CuCl2 है, निकल सल्फेट है। तो इससे सब कुछ पदार्थ हैं जो अपन याद रख लें, द्रव ऑक्सीजन, क्यूप्रिक क्लोराइड, निकल सल्फेट आदि, ये चुंबकीय क्षेत्र में अल्प आकर्षित होते हैं। अब वैसा ही फेनोमिना, वही गुण में आपको बता ही रखा है कि अपन 1-2 तो चित्र से ही समझा दें। जैसे अब मैं डायरेक्ट पहले चित्र बना दूं, फिर मैं खटाखट आपको एक साथ समझा दूंगा, तो वो टाइम कम भी कंज्यूम करेगा
और समझ में भी शायद बेटर आ जाएगा। ये तीसरा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दिखा दें, है ना। इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ अभी रखना बाकी है, तो सब में एक ही कलर से प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर देंगे। ये NS और एक चौथे में अपने को बीच में वही प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखना है, अनुचुंबकीय पदार्थ रखना है। अब सभी जगह अनुचुंबकीय पदार्थ एक ही कलर से दिखा देते हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें साहब, है ना। ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वैसे का वैसे ही अप्लाई करेंगे। NS, यहां पर भी N और S, ठीक है। अब सब जगह अपने को प्रतिचुंबकीय पदार्थ बनाना है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अपन व्हाइट कलर से बना देते हैं। अब देखो साहब, समझते जाओ, 1 पे आ जाओ। अनुचुंबकीय पदार्थ की बात कर रहे हैं, हो सकता है मेरे से बार बार बोलने में प्रतिचुंबकीय आ रहा हो, टॉपिक लिख रहा है बड़ा सारा और मैं ध्यान रखूंगा ना। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक से अल्प आकर्षित होते हैं, तो अगर आपने इक्वल लेवल में अनुचुंबकीय पदार्थ भर दिया तो अब ध्रुवों के यहां मटेरियल का लेवल बढ़ जाएगा। ये देखो, जहां पर मैग्नेटिक पोल है वहां पर मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ गई। मटेरियल की क्वांटिटी का बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि सब पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से अल्प आकर्षित हो रहा है या आकर्षित हो रहा है, मतलब पदार्थ अनुचुंबकीय है, ठीक है। इसी प्रकार अगर अनुचुंबकीय पदार्थ लिक्विड फॉर्म में है तो जिस सिरे पर आपने पोल लगाए, चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, वहां पर लेवल बढ़ जाएगा और दूसरी ओर का लेवल, लिक्विड लेवल, घट जाएगा। इससे तो समान रहना चाहिए, है ना। इसी प्रकार अगर अब की बार आपने अनुचुंबक लिया तो वह ज्यादा से ज्यादा स्थान चुंबकीय क्षेत्र में घेरेगा, या वो कहते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के अनुदिश हो जाएगा, क्योंकि वो पदार्थ अनुचुंबकीय है ना। इसी प्रकार अगर आपने, इससे तो बल रेखाएं समांतर जाती, लेकिन आपने बीच में अनुचुंबकीय पदार्थ रख दिया तो ये चुंबकीय बल रेखाएं अल्प आकर्षित होने के कारण इसके समीप से गुजरना चाहेंगी, जैसे मैं दिखा रहा हूं। यानी पिछले देखोगे आप और इसको देखोगे तो आपको चेंज नजर आ जाएगा। ये सभी जगह मैंने अनुचुंबकीय पदार्थ दर्शाए, कहां कहां दर्शाए वो आपको दिखाया। तो यह अनुचुंबकीय पदार्थ है, यह अनुचुंबकीय पदार्थ है, यह अनुचुंबकीय पदार्थ है और ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो सभी चित्र ये दर्शा रहे हैं कि पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से अल्प आकर्षित हो रहा है, चित्रों में दिख रहा है ना। अब मैथमेटिकल फिजिकल क्वांटिटी से अपन समझा दें। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय पारगम्यता म्यू निर्वात से अधिक होती है, बहुत अधिक नहीं होती, अधिक होती है। यानी अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय पारगम्यता म्यू ग्रेटर देन म्यू जीरो, या आप यूं कह दो म्यू अपॉन म्यू जीरो ग्रेटर देन 1, और इस अनुपात को अपन बोलते हैं म्यू आर। यानी कहने का मतलब अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता है वो 1 से अधिक होती है, ठीक है। 6th प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर 6 में काई के बारे में बात करेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ है तो चुंबकीय प्रवृत्ति काई अल्प होगी, वह अब ऋणात्मक नहीं होगी, अल्प के साथ साथ यह धनात्मक है। जबकि आपने अगर प्रतिचुंबकीय को देखो तो अल्प के साथ क्या है,
ऋणात्मक। तो अंतर समझ में आ जाता है अपने को ना। इसी प्रकार लास्ट प्रॉपर्टी है ना, अंतिम प्रॉपर्टी चुंबकन तीव्रता। अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, अल्पाकर्षित होते हैं, इसने चुंबकन तीव्रता अल्प व चुंबकन क्षेत्र के अनुदिश। जबकि आप अगर उधर देखते हैं प्रतिचुंबकीय में तो H के विरुद्ध है, जबकि यहां पर अगर देखते हैं तो H यानी चुंबकन क्षेत्र की दिशा में। ये अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण हो गए, है ना। अब सब तीसरा वर्गीकरण यानी पदार्थों का चुंबकीय गुण के आधार पर, जो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर जो 3 वर्गीकरण के, तो लास्ट सी, लोह चुंबकीय, चलो ऐसे लिख देता हूं, लौह चुंबकीय पदार्थ, अंग्रेजी में इसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। अब जिन पदार्थों की हम बात कर रहे हैं वह ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के कारण इन पदार्थों पर प्रबल चुंबकीय बल निम्न तीव्रता से उच्च तीव्रता की ओर कार्य करता है। ठीक है सर, सिंपल सा बोले अपन तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कौन कौन से सब? तो कोबाल्ट है, निकल है, Fe3O4 है जिसे अपन मैग्नेटाइट कहते हैं, है ना, फेरिक है, तो सब फेरिक, कोबाल्ट, निकल, Fe3O4 ये सब लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात को, ये आपको आगे भी काम में आएगी, है ना। ये बात मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, अनुचुंबक अल्प आकर्षित करता है या अल्प आकर्षित होता है, लोह चुंबक प्रबल आकर्षित होता है। तो अब अपन चित्रों से कोई चीज समझाने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चित्र तो वही बनेंगे भाई, आकर्षण के ही बनेंगे। चित्र में प्रबलता उच्च होना कैसे दर्शाएंगे अपन भाई? लोह चुंबकीय पदार्थ भी आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ भी आकर्षित होता है। आकर्षण की प्रबलता में लोह चुंबक ज्यादा प्रबल है, या यूं कह दें लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबक से अधिक है। और अगर मेरी बात ये सुनो तो ये भी बहुत शानदार बात कह रहा हूं मैं, उच्च तीव्रता या उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति के अनुचुंबक को लोह चुंबक कहते हैं। यानी अनुचुंबकत्व की तीव्रता उच्च हो जाए तो फिर वह लोह चुंबक में रूपांतरित हो जाता है। तो उच्च तीव्रता का अनुचुंबक लोह चुंबक कहलाता है। अब इस बात को थोड़ा सा मनन करना, मैं एक बार और धीरे से बोल देता हूं। उच्च तीव्रता का अनुचुंबकत्व लोह चुंबकत्व कहलाता है। यानी अनुचुंबक की तीव्रता अगर उच्च कर दो तो वह लोह चुंबक है। तो कहने का मतलब अब चित्रों में तो मैं तीव्रता कैसे हाई दिखाऊं, तो अब चित्रों वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो लोह चुंबक में भी एक ही रहेगी। इसमें कैसे इंटेंसिटी हाई दिखाएंगे अपन? हाँ, यहां जरूर अपन 5, 6, 7 इनमें दिखा सकते हैं कि सब वास्तव में दोनों में अंतर है। तो मैं केवल लोह चुंबक की जब बात करूंगा तो ये 3 प्रॉपर्टी लिखूंगा, 5, 6, 7। यहां पर आपको अंतर साफ नजर आ जाएगा, देखो आप, है ना। तो 4 तो चित्र वाले, तो 4 को तो अपन कर नहीं पा रहे। 4 तो सेम अनुचुंबक की कॉपी होंगे, ये तो सब
वो के वही रहेंगे, इसमें तो कुछ कर पाना संभव रहेगा नहीं। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखो आप, लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय पारगम्यता म्यू निर्वात की तुलना में बहुत अधिक होती है ना। अब देखो इंटेंसिटी का फर्क आ गया, अगर अपन उसको देखते हैं तो उसमें म्यू ग्रेटर देन म्यू जीरो, पर लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता निर्वात की तुलना में उच्च होती है, यानी म्यू अपॉन म्यू जीरो मच ग्रेटर देन 1, यानी आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता लोह चुंबकीय पदार्थों की ये 1 से बहुत अधिक होती है। अब अंतर आ गया। अनुचुंबक में बात करें तो अनुचुंबक में म्यू आर ग्रेटर देन 1, लेकिन लोह चुंबक में बात करें तो म्यू आर मच ग्रेटर देन 1, यानी उच्च तीव्रता का अनुचुंबक है ये। ठीक है, चलो सब अब नंबर 6 पे आए, चुंबकीय प्रवृत्ति काई। अब अभी तक तो अपन अल्प लिख रहे थे, लेकिन अब अल्प नहीं है, अब क्या आएगी उच्च। जैसे अपन ने दोनों में अल्प लिखा है, प्रतिचुंबक में भी और अनुचुंबक। उच्च व धनात्मक है ना, जब उच्च व धनात्मक। हालांकि अनुचुंबक में भी ये चीज धनात्मक ही लिखी गई है, दिखा देता हूं, कंपैरिजन साथ चलेगा तो आप सब धनात्मक ही। बस प्रतिचुंबक में ऋणात्मक है ना, प्रतिचुंबक चुंबक के प्रति आकर्षित होता ही नहीं है, तो प्रतिचुंबक उसमें ऋणात्मक है। 7 चुंबकन तीव्रता आई, लोह चुंबक की चुंबकन तीव्रता उच्च व H के अनुदिश है। ठीक है साहब, तो सब लोह चुंबकीय पदार्थ ये खत्म, इसकी प्रॉपर्टी लिखा थी 4 तो वही रहेगी है ना। अब सब बात आएगी कि पदार्थ क्यों चुंबकीय क्षेत्र में अल्प आकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं या प्रबल आकर्षित होते हैं। तो अब इसकी व्याख्या करेंगे है ना। तो सब अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा चुंबकीय व्यवहारों की व्याख्या है ना। अब व्याख्या से पहले एक मैं छोटी सी बात इधर समझा देता हूं, फिर अगले पेज पर व्याख्या करूंगा। हमने ये जान रखा है कि पदार्थ के परमाणु में नाभिक के चारों ओर गति करने वाले इलेक्ट्रॉन धारावाही लूप का निर्माण करते हैं। जहां धारावाही लूप है वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण हमने निकाल रखा है EVR/2। आप देख लेना, ये अपन ने कर रखा है इसी चैप्टर में, पर यह है कि पिछले से पिछला लेक्चर होगा चुंबकीय आघूर्ण वाला है ना। तो सब पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय व्यवहार दर्शा रहा है, इसका मतलब पदार्थ के परमाणु में कहीं ना कहीं चुंबकत्व तो है। किसी पदार्थ में चुंबक है या नहीं, यह निर्धारित वह करने वाला कौन होता है? चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है ना। चुंबकीय आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो यह निर्धारित करती है कि पदार्थ चुंबक है या नहीं। अब हमने इसी चैप्टर के दूसरे तीसरे लेक्चर में देखना, दूसरे तीसरे लेक्चर में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण का कैलकुलेशन कर रखा है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण की संभावना है। और अब चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण भी उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण भी उत्पन्न होता है। मान लीजिए कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ml है और इलेक्ट्रॉन की
चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ms है, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? ml प्लस ms। तो सब ये तो बात बिल्कुल क्लियर इस डिस्कशन से होती है कि पदार्थ के पास चुंबक तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति भी कर रहे हैं और चक्रण गति भी कर रहे हैं। दोनों गति चुंबकीय आघूर्ण होने को दर्शाती है, तो अपन ने परमाणु का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण लिख रखा है। हालांकि इसमें एक बात विशेष है कि सब कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो चक्रण की तुलना में बहुत कम होता है ना? ml मच लेस देन ms। इसलिए अपन कह सकते हैं कि परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण लगभग किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण। तो वो एक अन्य विषय रहा, लेकिन ये टोटल डिस्कस इस बात को बताता है कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहता है कि जब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करेगा तो कक्षाएं धारावाही लूप की भांति व्यवहार करेंगी, और धारावाही लूप है तो परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण होगा। परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण है तो पदार्थ भी रख सकता होगा, या पदार्थ के पास भी संभावना बनती है। अब बनती है नहीं बनती हो तो अभी व्याख्या के समय सब आपके सामने आ जाएगा, लेकिन पदार्थ चुंबक से प्रभावित होगा क्योंकि उसके पास m है, तो मतलब मैग्नेट तो है। तो सब इस व्याप पर अपन समझाने जा रहे हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या।